बजट डिबेट में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जी सर। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि ये नहीं है कि सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस बुरी है, हमारी सारी परफॉर्मेंसेस बुरी हैं, सारी हुकूमतों की, वफाक की और चारों सूबों की। और उसकी वजह यह है कि हमारा स्ट्रक्चर ख़राब है। अब मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ बच्चे तालिब इल्म बैठे हैं, वो ये बात समझते हैं, प्रोफेसर साहिबान तो समझते हैं कि हमारे जो पॉलिसी आउटकम्स ख़राब इसलिए हैं, नहीं है कि लोग होशियार नहीं हैं या समझदार नहीं हैं। पॉलिसी आउटकम्स इसलिए ख़राब हैं कि वो अपने इंसेंटिव्स पर रिएक्ट कर रहे हैं लोग, और अपने इंसेंटिव्स के मुताबिक वो पॉलिसीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। इंसेंटिव जो है ना वो सही नहीं रहे हमारे, वो इंसेंटिव जो हमारे हैं वो कन्फ्लिक्टेड हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं। वो इसकी वजह ये है कि हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं है, आईनी स्ट्रक्चर या गवर्नेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो जब तक हम वो नहीं बदलेंगे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। देखें ये बजट के अंदर तो आप यहाँ से टैक्स लगा लें, वहाँ टैक्स लगा लें, यहाँ अखराजात कर लें, लेकिन आपको ये बात सोचनी होगी कि पाकिस्तान 20 सालों से दुनिया से पीछे जा रहा है और 6-8 सालों से गरीब होता जा रहा है हर साल। आप ये बात सोचेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं वो सही नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर 20 साल से सेल कम हो रही हो तो लोग समझेंगे कि यार जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसमें मसला है, या हमारी मैनेजमेंट टीम में मसला है, या हमारी मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी में मसला है। अगर 20 साल से पाकिस्तान जो है वो अबतरी का शिकार है, पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमको गवर्नेंस का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह हम इस मुल्क को गवर्न करते हैं वो गलत है, इसीलिए दुनिया आगे निकल रही है और हम पीछे रह रहे हैं। सो अगर आपको ये बजट के अलावा की बात है कि बजट में तो जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन आपने कोई ना कोई फंडामेंटल इस्लाहात करनी है। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मेरा मुकदमा है वो ये है कि चलो जब आप आए थे उसको अब 4 साल हो गए या आप 5वां बजट देंगे, तो आप ये बताएं कि आपने क्या इस्लाह फरमाई है, अब तक आपने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। आप मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए अभी तक काबिल नहीं हुए कि जिससे मुल्क की कोई राह बदले या बेहतर राह पे चले। अगर हम वही राह पे चलते रहे, कभी आप 4% ग्रोथ की बात करेंगे 3 हो जाएगा, 3 की बात करेंगे 2 हो जाएगा, तो आप उससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अब क्या बोले आप? एक वे वैल्यूएशन जी, एक सवाल लेना, सवाल ले लें, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी सवाल कीजिए। असल में एक छोटा सा सवाल ये था कि जब भी हम बजट की बात कर रहे होते हैं तो लेमैन और स्टूडेंट्स लेवल पे ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी मौजूद है हमारे पास। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा डाटा होता है कि हमारे पास अगले साल 2 लाख इंजीनियर्स कौन सी फील्ड के आने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के आने वाले हैं? क्या इस बेसिस पे देती है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट आएगी? क्योंकि हम लोग हर साल सुनते हैं 8 लाख लोग बाहर चले गए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जी। तो एक आपको ऑप्शन होती है कि बाहर भेज रहे हैं, रेमिटेंस पे रिलाय कर रहे हैं। हम क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो? जी बिल्कुल सही है। एक सवाल और ले लीजिएगा, माइक दीजिएगा पीछे। With all due respect, since 1958 पाकिस्तान 20 दफ़ा IMF के पास जा चुका है फॉर लोन फॉर IMF, राइट? ठीक है, तो what do you think as a former finance minister of Pakistan, what are the root causes behind this heavy reliance on IMF? And more importantly, if you recall back in between 2013 and 2018 हमने एक नारा सुनने को मिला था हमें कि हम अब IMF के मुहताज नहीं हैं। तो आई गेस वी आर इन 2026 नाउ, तो हम अब तक उस चुंगल में क्यों हैं? एक सवाल तो असद साहब आपसे आप इनसे पूछें, IMF के चुंगल में क्यों ये पूछ रहे हैं? अगर मिफ्ता साहब की गुफ्तगू में फिर उसके बाद इसके सवाल सर जो बात कर रहे थे कि 20 साल एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ नहीं बनती है। देखिए दुनिया ने जो तरक्की की है हेल्थ एंड एजुकेशन, दुनिया को बजट उठा के देखें, दे आर वेरी मच फोकस ऑन दी हेल्थ एंड एजुकेशन। सदियों पहले चले जाएं, दुनिया के जो रूलिंग एलिट्स थे उन्होंने सोचा कि दुनिया पे किस तरह से हुकूमतें की जाएं, तो उन्होंने स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उन्होंने दुनिया विजनरी लोग क्रिएट किया। और हमारी रूलिंग एलिट्स जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आज तक वो बुनियादी तालीम और बुनियादी हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दे सकें। आज भी 2,70,00,000 बच्चे जो हैं 40% आज भी तालीम से महरूम है। तो हमारा जब तक फोकस एजुकेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात है। IMF के पास बार बार क्यों असद उमर साहब जाना पड़ता है हमें? IMF के पास आप इसलिए बार बार जाते हैं कि आपके पास डॉलर्स की कमी हो जाती है। डॉलर्स की कमी क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि आपकी बरामदात जो हैं, जो आपकी मईशत का साइज़ है, जितनी आपकी आबादी है, उसके लिहाज से नाकाफ़ी नहीं, बिल्कुल ही नाकाफ़ी है, और उसके अंदर ख़राबी आ रही है, बढ़ रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारी मईशत का तकरीबन 14, 15, 16% हुआ करती थी, वो 7 या 8% के ऊपर आ गई है।
तो हम जो है वो तेज़ी से और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट्स नहीं करते हैं ना और आपके रिजर्व्स अंडर प्रेशर आते हैं, तो आपके पास एक ही तरीका होता है शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने का, और वो ये है कि किस तरीके से मैं अपनी इंपोर्ट्स कम करूं। और वो इंपोर्ट्स कम करने के लिए फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, उसके लिए आपकी सारे वो स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे डिमांड कंप्रेशन होती है ना, ताकि आपने सप्लाई और डिमांड को मैच करना। शॉर्ट टर्म में सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, तो आपने डिमांड को नीचे लाना होता है। उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, डिवैल्यूएशंस होती हैं। आप उस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। एंड क्योंकि तनज़्ज़ुली हो रही है, तो एक वक्त ये सूरत हाल थी कि आप कोई 4-4.5% की GDP ग्रोथ क्रॉस करते थे ना, तो आपके करंट अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू होते थे। अब ये सूरत हाल है कि 3.5% क्रॉस करते हैं तो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप आज की 21वीं सदी की दुनिया के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करेंगे जिनकी दुनिया को ज़रूरत है, और जो उस कीमत पे आप प्रोड्यूस करके बेच सकें जिस पे लोग ख़रीदने को तैयार हैं, आपका IMF से छुटकारा कभी भी नहीं होना। उसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होने चाहिए, जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएट जिससे ग्रोथ भी आती है मईशत के अंदर, एम्प्लॉयमेंट भी पॉजिटिव होती है और करंट अकाउंट पे भी पॉजिटिव होता है, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो बिल्कुल फ्लैटन आउट हो गई है। ऐसा नहीं था हमेशा। ये जो सब कहते हैं ना पाकिस्तान में 70 साल से कुछ नहीं हुआ, आप 60 की दिहाई उठा के देखें, पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स की यील्ड देखें, और अब उसके अगले 40 साल 30 साल आगे की देखें, 4-4 गुना यील्ड्स में इजाफा था। वहाँ से फ्लैटन हुई हुई है बिकॉज रिसर्च बिल्कुल आपकी ख़त्म हो गई है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सो एग्रीकल्चर है। दूसरा, 21वीं सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज। मेरे ख्याल में हम अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इंडस्ट्रियल एज जो है ना वो मिस कर चुके हैं। वो पूरा ईस्ट एशिया उठ गया, उसके ऊपर इंडिया उठ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। हमने तो वो एज ही मिस कर दी है। हमें तो अब लीप फ्रॉग करके इस इंफॉर्मेशन एज के ऊपर जाना चाहिए। और वो जो सवाल पहले पूछ रहे थे ना कि इंजीनियर जो तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस वक्त तो आपको बिल्कुल सिंगल माइंडेड तो नहीं होना चाहिए, बट विद एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी फोकस आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, लोगों को तालीम देनी है। आपने उसमें कटिंग एज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला में काम हो रहा है, उसके भी एक जो पिरामिड होता है ना, उसके टॉप पे आपने वो भी करना है। और आपने बेस पे लाखों की तादाद के अंदर नौजवानों को स्किल्स देनी है जो फ्रीलांसिंग वाला का बेसिक काम कर सके। क्योंकि जो सबसे बड़ी इस वक्त एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, जिसमें बिजली महंगी होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें गैस महंगी होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और अगर आप ग्रोथ भी देखें पिछले चंद सालों के अंदर, तो सबसे बेहतर हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। सिर्फ ये है कि हमें अगर इसकी जो 360 डिग्रीज है, मसलन इंफॉर्मेशन आपका जो PSDP है, PSDP के अंदर आप एलोकेशन उठा के देखें तो आपको 150 अरब रुपए से ज़्यादा के एक साल के अंदर सड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नजर आएगी जी। आप जो डिजिटल हाईवे है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए, जो बैंडविड्थ आपको अवेलेबल करनी है, जो वाईफाई की अवेलेबिलिटी आपने करनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट उसका 5% भी नहीं होती। सो अगर हम इसको मजबूत तरीके से इकोनॉमी का इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी यही है। और वो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स आएंगी तो IMF से छुटकारा होगा, वरना कोई तरीका नहीं इसका। बिल्कुल। और IT की आप बात करें तो पहले 10 महीने में $3.81 बिलियन हमने अचीव किया है, और पिछले साल ये पूरे साल में $3.81 बिलियन था। तो IT में कुछ ग्रोथ तो आई है और इसमें मज़ीद भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और रोशन प्रोग्राम की हम बात करते हैं, उसमें उड़ान पाकिस्तान की हम बात करते हैं, और उड़ान पाकिस्तान में जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसको हमने 5 साल में $10 अरब पर लेकर जाना था। इसमें बहरहाल पोटेंशियल है कि इसको हम अचीव कर सकते हैं। जो सवाल क्लैरिफिकेशन कर दूं इसकी जी, वो जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक मजबूत नहीं होगी ना पॉलिसी, आप जरा IT फर्म से पूछें उनको सबसे बड़ा झटका क्या लगा है पिछले बजट के अंदर। जब ये टैक्स बढ़ाए गए ना जी, तो उनके जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो टेक होम जो है वो बिल्कुल उड़ गई है, राइट। सो वो अब हो क्या रहा है, अब वो बाहर बुक हो रही है और वहां से वो सर्विसेज खरीद रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स जो है वो एक फ्रैक्शन है कंपेयर टू जो सैलरी के ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं।
तो आपकी यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी, उस लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ का आपने बड़ा खराब कर दिया। एग्जैक्टली। एक और सवाल यहाँ से हुआ था साजिद साहब, वो सवाल ये हुआ था कि क्या हमारे इदारों के पास, गवर्नमेंट्स के पास ये डेटा होता है कि किस शोबे में कितनी जॉब्स जनरेट हो रही हैं? क्या यूनिवर्सिटियों के साथ हुकूमत का कोई ऐसा लाइजॉन है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को पता हो कि जो कोर्सेज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं उसकी मार्केट में स्पेस कितनी है, कि बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो बाहर जाकर करेंगे क्या? क्या ऐसा कोई डेटा मौजूद होता है हमारे इदारों के पास? देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास डेफिनेटली डेटा अवेलेबल होता है। 100% तो एक्यूरेसी नहीं आ सकती, लेकिन डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ये डेटा होता है, क्योंकि जब कोई एडमिशन रजिस्टर हो रहा है, कोई प्रोग्राम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वो कर रही हैं, तो डेफिनेटली डेटा होता है। ये जो पावर सेक्टर का मसला है, अब इसमें कैपेसिटी पेमेंट्स में हम फंसे हुए हैं, और ये सर्कुलर डेट पे पिछले दिनों बड़ा शोर मचा कि हमने सर्कुलर डेट कम कर दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि हमने 1200 अरब के कर्जे लिए, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा कम हुआ, लेकिन मजमूई तौर पे बढ़ के फिर 5200 अरब रुपये हो गया। यानी कर्जे अपनी जगह पर बरकरार है, सर्कुलर डेट फिर वहीं पर बढ़ गया। और ये जो कह रहे हैं कि कम से कम चलिए आप उनको भत्ता देते रहिए IPPs को, इससे ये होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल तो बचेगा, हम वो जो उनको फर्नेस ऑयल और गैस देते हैं, कम से कम उस पर एक्सपेंडिचर नहीं होगा हमारा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो सर्कुलर डेट 1200 अरब रुपए इन्होंने लोन लिया है, तो आप सब लोगों के बिलों में 3 रुपये 23 पैसे लग कर आ रहे हैं हर यूनिट। डेट सरचार्ज। हाँ, तो वो कोई ISCO का अलग नाम होता है और कराची में अलग नाम होता है, लेकिन ये हर जगह पे लग के आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि बिजली के बिल में एक फर्दर टैक्स होता है, एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स होता है, फिर किसी रिटेलर के ऊपर सेल टैक्स होता है, फिर और 2-3, और इसके बाद सूबे की भी एक आध लेवी होती है। तो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो हम बेचते हैं, अगर आप एक जो वो घराने जो कि 500 या 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको हम 70 रुपए की बिजली बेच रहे होते हैं एक यूनिट इफ़ेक्टिवली, टैक्स वगैरह मिलाकर, और 55-60 रुपए की बेच रहे होते हैं उन लोगों को जो 300 यूनिट से ज़्यादा लेते हैं। अब आप इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं कि एक या तो वो सोलर पे चले जाते हैं जो उनको 18 रुपए में पड़ती है दिन में, या वो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में आज भी बिजली हिंदुस्तान के मुकाबले में आधी इस्तेमाल होती है फ़ी कस। अब हुआ ये है कि इस अप्रैल के महीने में जो बिजली पाकिस्तान में 2026 में इस्तेमाल की गई है ग्रिड से, वो कम थी बनिस्बत अप्रैल 2018 के। ठीक है। तो आप सोचें कि 8 साल में आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, आपका कितना पावर प्लांट आ गया, क्योंकि 18 में भी पावर प्लांट उसके बाद बहुत आए, लेकिन आपकी बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है। अगर मैं थ्योरेटिकल बिजली बनाऊं पाकिस्तान के अंदर और फर्नेस ऑयल के भी सारे प्लांट्स चला दूं, तो तकरीबन 3 अरब यूनिट, 300 अरब यूनिट बना सकता हूं, लेकिन आप बेचते हैं 120 अरब यूनिट। सो यू रियली हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। दिस वाज नॉट the people's fault, right? So now they have a new technology, solar, they've moved to solar. Now बिजली is, as some of you know economic students, कि decreasing cost industry है, तो आपको नेचुरल मोनोपोली इसको हम कहते हैं, तो आपको ऊपर रेगुलेशन होनी चाहिए। लेकिन अब तो 18 रुपए की बिजली लोग खुद बना लेते हैं। तो हुकूमत को जो इकोनॉमिक्स में ये समझा जाता है कि 2 पार्ट टैरिफ्स होने चाहिए, कि एक टैरिफ का पार्ट होना चाहिए जिससे आप फिक्स कॉस्ट रिकवर करें, और बाकी जो यूनिट की प्राइस होनी चाहिए वो आप वेरिएबल कॉस्ट के करीब लेकर आएँ। आप 18 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा दिन में और रात में 20-25 रुपये से ज़्यादा ना बेचें, और बाकी आप फिक्स्ड कॉस्ट कर लें, जिससे आप 1800 अरब रुपए जो जमा करने हैं उसकी जगह आप 700-800 या कम से कम 1200 अरब रुपए जमा कर लें। जो डॉक्टर साहब ने बात की, तो देखें इस पे ये चार्ज भी देखें कि इस वक्त जो 1800 अरब रुपए आप फिक्स चार्जेस देते हैं, उसके बाद आपने ये जो बिक्की बलो की हवेली के प्लांट्स लगाएं उसके 200 अरब रुपए देने पड़ते हैं, जो आपने इंपोर्टेड कोल पे लगाएं उसके 300 अरब रुपए देने पड़ते हैं। ये सब चाइनीज़ प्लांट्स के करे हुए हैं, आप इनसे रिनिगोशिएट करते नहीं हैं वो लोग। हमने कोशिश की है, वो नहीं करते। बट द ट्रेजेडी इज़ कि हुकूमत पाकिस्तान आज, ये जो नई रिपोर्ट आई है IGEC की, उस हुकूमत पाकिस्तान आज 25,000 मेगावाट की और बात कर रही है। जो लोग 18 के मुकाबले में, 2018 के मुकाबले में आज बिजली कम बेच रहे हैं, उन्होंने 17,000 मेगावाट के नए, और 8 तो हो चुके हैं। ये दयामीर बाशा बनाना जा रहे हैं। दयामीर बाशा में वाटर रिजर्वायर ज़रूर होना चाहिए,
लेकिन बिजली उधर कभी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब दे आर मेकिंग वेरी एक्सपेंसिव बिजली अगेन, और ये मतलब सुसाइड के ऊपर सुसाइड है। पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि भाई नया कोई बिजली घर ना लगाओ, लेकिन हम उसके ऊपर भी 17,000 मेगावाट का प्लान लेके बैठे हुए हैं। ये पावर सेक्टर का मसला असद उमर साहब कैसे हल होगा, क्योंकि इसका भी बराह रास्त ताल्लुक एक्सपोर्ट्स के साथ भी है, और यानी इस इतनी महंगी बिजली पे ना दुकान चल सकती है ना घर चल सकता है, कैसे चलेगा निज़ाम? अच्छा, दो मुख्तलिफ चीज़ों की बात हुई, इम्पोर्ट बिल की बात हुई और पावर सेक्टर की बात हुई। ये जुड़े हुए ज़रूर है लेकिन हैं दो मुख्तलिफ चीज़ें। मैं दोनों के ऊपर कमेंट कर दूँ आपको। पहले जो इम्पोर्ट्स, आप बिल्कुल सही बात है कि हमारा सबसे बड़ा सिंगल इम्पोर्ट कंपोनेंट जो है वो एनर्जी इम्पोर्ट्स हैं। वो पेट्रोलियम है, वो LNG है। हमारे जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनको कम से कम 50-50 मिक्स के ऊपर करना चाहिए ताकि आपके इम्पोर्टेड कोल की ज़रूरत कम हो। दैट्स वन थिंग। सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी जो गैस की ऑन शोर आपके पास जो डिस्कवरी का पोटेंशियल है ना वो बहुत कम रह गया है। वो प्रीटी मच एक्सप्लोर्ड है, छोटी छोटी डिस्कवरीज होती हैं, कोई वो जिस साइज़ की आप इकोनॉमी है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है वो ऑफशोर है, और उस ऑफशोर को करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी भी चाहिए और आपको डीप पॉकेट भी चाहिए, बिकॉज वो रिस्की काम है। इसलिए आपने फॉरेन कंपनीज़ को इनवाइट करना है पाकिस्तान में। जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं OGDC, PPL, मारीवाला के साथ, बट यू विल नीड इंटरनेशनल कंपनीज। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन आपके पास ना होने के बराबर हुई है, सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले 20-30 साल के अंदर। सो दूसरी चीज़ ये है आपकी, और तीसरी चीज़ जो है वो आपकी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है जिसकी ये बात की गई। देखें, रिन्यूएबल्स में लेट्स बी फेयर, पाकिस्तान में टोटल बिजली जो इस वक्त प्रोड्यूस होती है उसका 50% से ज़्यादा जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल है, नॉन कार्बन बेस्ड है। ये दुनिया के बेहतरीन रेशोज़ में से एक है जो हमने बहैसियत मुल्क अच्छा काम किया, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। इसमें हाइडल एक बड़ा हिस्सा है, इसके अंदर न्यूक्लियर एक बड़ा हिस्सा है, और अब इंक्रीजिंगली सोलर इसका हिस्सा है। और ये जो मैं 50% से ज़्यादा बता रहा हूँ ये ऑन ग्रिड की बात हो रही है। एक बहुत बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी हमारी ऑफ ग्रिड क्रिएट हो गई है जो घरों में आप लगा रहे हैं, तो एक्चुअल हमारा उससे भी ज़्यादा है इस वक्त। सोलर को बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए, विंड को भी इनकरेज करना चाहिए, लेकिन ये आसान काम नहीं है। इवन एडवांस कंट्रीज़ लाइक अमेरिका वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्रिड टेक्निकल सी बात है, लेकिन ग्रिड्स जो बनी हुई हैं आपकी वो बनी हुई हैं बेसिकली लार्ज स्केल कंटिन्यूअस पावर जनरेशन का जो निज़ाम है उसके लिए है। जो रिन्यूएबल्स होते हैं ये स्टेबल नहीं होते। हवा तेज़ चलेगी तो बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हवा कम हो जाएगी। इसी तरह दिन में जो है वो बिजली सोलर ज़्यादा बनेगी, रात को नहीं बनेगी। सो ग्रिड स्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल जाना इसकी तरफ चाहिए। और कम से कम हमें जो नहीं करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी घर में बैठे हुए अपना मसला खुद हल कर रहे हैं, खुदा का वास्ता उनको तो ना रोकें यार, उन बेचारों को तो अपना मसला हल करने दें ना। कि क्योंकि हमने एक ये अफरीद खड़ा कर दिया है सर्कुलर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, सर्कुलर डेट पे बड़ी कन्फ्यूजन है। आप जितनी मर्जी नेगोशिएशन कर लें, सर्कुलर डेट इसलिए नहीं क्रिएट हो रहा क्योंकि वो बिजली की यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। बिजली की यूनिट कॉस्ट कम भी होगी तो जो बिलिंग है, जब आप वो बिलिंग नहीं रिकवर करेंगे ना, तो हो रहा इस वक्त ये है कि 100 रुपए जो 100 यूनिट जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उससे जो आपको रिकवरी होती है वो 85 यूनिट की होती है। बीच में लॉसेस हैं जो बिल्कुल चोरी हो जाती है बिजली, और फिर है बिल नॉन रिकवरी। सर्कुलर डेट वहां से आता है। तो ये सर्कुलर डेट दोबारा इंशाल्लाह आता रहेगा जब तक आप वो नहीं करेंगे। मैंने आपको मिसाल दी ना ईरान से डीजल स्मगलिंग की, दिन दहाड़े हो रही है। तो जब तक इसी तरीके से ये वाली आप चोरी नहीं रोकेंगे तो आपका सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं खत्म होगा, चाहे आपकी यूनिट कॉस्ट बिजली की आधी भी हो जाए। इट्स एक्चुअली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। चोरी के अलावा मतलब एक तो चोरी हो जाती है, बिल नहीं देते, और फिर ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, नेपरा आपको इजाज़त देता है कि 11% आप ट्रांसमिशन लॉसेस कर लें जी। लेकिन आप अगर 18% करते हैं तो वो 7% जो है ना वो सर्कुलर डेट में चला जाता है। लेकिन द ओनली थिंग आई विल ऐड के द ओनली कंपनी दैट डज नॉट ऐड टू सर्कुलर डेट इज के इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये जो इनका नुकसान होता है वो उनका नुकसान होता है, उनको सब्सिडीज अलग से मिलती हैं। लेकिन जो आप सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे ना, जो देखिए बिजली के सर्कुलर डेट के 1200 अरब रुपए दे रहे हैं, लेकिन बिजली के सर्कुलर डेट को हम पीछे पड़े हुए थे कुछ दिनों तक, लेकिन माशाल्लाह हमने गैस पे 3.5 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कर दिया है। और अगर
आपके पास एक सेकंड है तो मैं आपको बता दूं कि वो इसके अंदर हमने कमाल आइंस्टाइन का फार्मूला लगाया है कि इनको मिलती थी LNG समझ लीजिए $8 की, $60 की। इन्होंने डिसाइड किया कि हम $17 की या $15 की बेचेंगे। वो उतनी बिक नहीं रही थी, तो ये नहीं किया इन्होंने कि LNG सस्ती कर दें ताकि ये 12 की बिक कर दें, वो बिक जाए। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर LNG नहीं बिक रही तो हम लोकल गैस ख़त्म करेंगे और LNG को लोकल गैस की प्राइस पे बेचेंगे। तो आप जो $8 की चीज़ को 15 की बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसको अब आप $2 में बेच रहे हैं और उसकी वजह से 3300 अरब रुपया। इसीलिए वी आर लाफिंग, बट द फैक्ट इज कि 3300 अरब रुपया इज $10 बिलियन US। रिमेंबर दैट वी आर गोइंग टू IMF फॉर $1.2 बिलियन की किस्त। तो $10 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी, but when other people's monies are involved, the government is making decisions on other people's money, they don't really take it so seriously. So I mean, so ये जो बार असद कर रहे हैं कि ये आप सर्कुलर डेट भरते रहे, आपने फ्लो, आप स्टॉक कम करेंगे, आपने फ्लो रोका नहीं और फिर से खड़ा हो जाएगा। बजट डिबेट जारी है। कैसा होगा माली साल 2026-27 का बजट, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद बजट डिबेट में आपको फिर से खुशामदीद। एक्सपोर्ट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट ज़ाहिर है कराची भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है। हम अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स जो हमने रखे थे 35.28 बिलियन डॉलर, पहले 10 महीने में हमने 25.8 बिलियन डॉलर किया और शॉर्टफॉल हमारा 6.26 का है। ये शॉर्टफॉल क्यों हुआ है आपके ख्याल में? हम अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स को क्यों मीट नहीं कर पाए? देखिए ना, आप कैसे अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट, सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी का है। जो इस वक्त एनर्जी प्राइस, मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता, मैंने कभी रीजन में सबसे ज़्यादा, रीजन में सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि अब तो एक और बहाना या एक और जवाज़ है कि जी खित्ते में जंग है, पूरी दुनिया में एनर्जी का इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरा ख्याल से इसी वजह से गवर्नमेंट वो टारगेट्स अचीव इस साल भी नहीं कर सकी और अगले साल भी, क्योंकि जो अभी नज़र आ रहा है, वी शुड बी फेयर इनफ कि जो अगला साल भी नज़र आ रहा है, तो मैं तो नहीं समझती कि हम उसको, क्योंकि जब तक हम अपने एनर्जी क्राइसिस, इन्होंने इस चीज़ को ऐड किया, थर कोल हमारे पास है, फेडरल गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रही ना। वी हैव द कैपेसिटी। अब तो पहले तो खैर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती थी ना, जो भी आता था कि जी बिजली हो ही नहीं सकती, बिजली हम पैदा कर ही नहीं सकते। वहाँ बिजली पैदा हो रही है और नेशनल ग्रिड में ही जा रही है ना। तो हम उन चीज़ों की यूटिलाइजेशन जिससे एनर्जी के प्राइस नीचे जाएं, सर्कुलर डेट पे फ़र्क पड़े, तो शायद फिर कुछ बेहतर हो सके। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, 3 चीज़ें आप करें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। पहली चीज़, एक तो जैसा कि मैडम ने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की जो एक बर्डन है उसको कम करें। नंबर 2, गैस का जो बर्डन है प्राइसेस, उसको कम करें। तीसरी चीज़, इंपोर्ट टैरिफ, जो कि हमारी वैल्यू एडिशन हो रही होती है, इंपोर्ट टैरिफ। एक तो ये 3 चीज़ें अगर करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है कैपेसिटी पेमेंट, जब तक आप कैपेसिटी पेमेंट पे ये सिस्टम को चलाते रहेंगे, ये खुशहाली नहीं आ सकती। खुशहाली का मतलब या ग्रोथ की बात कर लें या ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ये इसी तरह से 3%, 2.5% पे रहेगा। जो 4% का अगले साल का टारगेट है, कभी अचीव नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अब इंपोर्ट्स की ज़रा बात कर लेते हैं और फिर मैं आपके 2-3 सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा इंपोर्ट का जो टारगेट है वो भी ज़ाहिर है अचीव नहीं हो सका और हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट $32 बिलियन का है और ये 7.33% इजाफा है। तो ये जो फ़र्क बढ़ रहा है ट्रेड, ये इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, ये हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम। जब भी बजट पेश होता है तो यही बोलते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का ये मुश्किल तरीन बजट है। अब आगे जो आएगा वो बोलेंगे कि ये पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन बजट है। तो क्या इन फ्यूचर ये बजट फ्रेंडली होगा या नहीं होगा? हमें तो नहीं लगता कि होगा। अगर आपको लगता है तो आप अपनी राय प्लीज़ दे दें। ये हर बजट ही मुश्किल बजट होता है, बजट ही ऐसा ही होता है। अच्छा, ये आपने शुरू में कहा था ये सबसे मुश्किल वक्त है, मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये सबसे मुश्किल वक्त है।
कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, कोई जल्जला नहीं आया, कोई सैलाब जंग नहीं आई हुई है आया। ना हमारे हमसाये वो में। हमारे हम ईरान में आई है, ईरान के लिए मुश्किल बजट होगा, हमारे तो हमारा तो 450 रुपये का पेट्रोल हो गया। आपने ये बात सुनी है ना कि जब भी दो मुल्कों में लड़ाई होती है, जंग होती है, इफेक्ट तो तीन मुल्क अफेक्टेड होते हैं, दो मुल्क जो जंग लड़ रहे होते हैं और तीसरा पाकिस्तान। सो दूसरा जो है, देखें जो उन्होंने बात की, ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या आप जिस तरीके से इस वक्त अपने अगर बजट को देखें और आप वसाइल के इस्तेमाल को देखें, ये बहुत बिल्कुल वैलिड सवाल है और इसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए। बल्कि कल एक इवेंट पे मुफ्तावी वहाँ पे थे, मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। देखिए, दो मुख्तलिफ इसके पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन को देखें। आपका मशरकी बॉर्डर जो है वो मशरकी बॉर्डर बिल्कुल बंद, आपकी तजारत तमाम बंद, 1.4 अरब लोगों की मार्केट है, सालाना 7% से ग्रो करने वाली मार्केट है, जहाँ पे आपकी कॉमन हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, कल्चर है, कितनी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी की मार्केट के साथ जो आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं वो सारे बंद हो गए आपके फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस की वजह से। और वो सिर्फ हमारे नहीं है, वो इंडिया की तरफ से ये दोनों कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करता है। इंडिया का भी उतना ही नुकसान है, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं, क्योंकि सारे सेंट्रल एशिया और सारे वेस्ट एशिया का एक्सेस इंडिया के लिए पाकिस्तान के जरिए, तो दोनों मुल्क अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जो बिल्कुल हमने आपस में रिलेशनशिप को इतना ख़राब किया हुआ है कि तजारत बंद और बॉर्डर्स बंद है। अफगानिस्तान के साथ आप हर 3 महीने के बाद बॉर्डर बंद कर देते हैं, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से करते हैं। आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि इसका माशी नुकसान क्या हो रहा है? कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा इस बुनियाद के ऊपर कि मैं ट्रेड करूंगा अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक मैं पहुंचूंगा। लैंडलॉक स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनती है पाकिस्तान की, लेकिन जब बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि बॉर्डर खुला होगा कि बंद होगा, तो वो क्या करेगा? ईरान के साथ आपका बॉर्डर इफेक्टिवली इसलिए बंद कि आप अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, IMF पे डिपेंडेंट हैं, उन्होंने कहा हम सैंक्शन लगा देंगे, अब वो भी बंद। सो पाकिस्तान की जो सारी दुनिया के ग्रोथ ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है रीजनल इंट्रा रीजनल ट्रेड, यानी खत्ते के अंदर ट्रेड, वो हमें अवेलेबल ही नहीं है और वो हमारी खारजा पॉलिसी से आ रहा है। उसी खारजा पॉलिसी की वजह से आपको एक बहुत बड़े सिक्योरिटी अपैरेटस की भी ज़रूरत है, क्योंकि जेन्युइनली ख़तरा है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा इंडिया अटैक कर चुका ना। वो कह रहे हैं कि वो उनको नहीं, उनके ख्याल में ज़रूरत नहीं है, बट बच्चा 2 दफ़ा अटैक किया इंडिया ने पिछले 5 साल में। सो वो रूट कॉज इंडिया क्यों अटैक करता है? क्या इंडिया के अंदर एक पीस कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नज़र आती है हमें जिनको अपना सियासी और माशी फ़ायदा नज़र आएगा अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप होता है? जो इस वक्त बीजेपी के मुखालिफ वहाँ पे जमाते हैं, उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर। बीजेपी की सियासत की ड्राइविंग फोर्स है पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी, राइट? सो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपने दिफा करना भी है, जब तक ये ओवरनाइट तो नहीं होंगी चीज़ें, देखें दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरीके से जंगें लड़ी जाती हैं वो बदल रही हैं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ना, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ईरान के साथ जंग उनकी चल रही है। इफेक्टिवली जंग ही नहीं, इस वक्त पॉज ही है उस जंग के अंदर, बट कई हफ्ते तो बराह रास्त मिसाइल, ड्रोन, ये सारी जंग होती रही है, राइट? सो बिल्कुल ये जो बच्चे ने बात की है, ये 100% ऐसी बात है जिसके ऊपर खुल के बहस होनी चाहिए। कोई इस बहस की दोनों तरफ जो लोग आर्ग्यूमेंट देंगे, वो उनमें से कोई भी गद्दार नहीं है भाई, दोनों अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऑडियंस में से ख़वातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। क्या बजट में ख़वातीन का इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हर साल मेकअप का सामान भी महंगा हो जाता है। तो आप अपने ज़हनों में सवाल ज़रा रखिए। देखिए, हमारी बहनें घर चलाती हैं और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो अशिया खुर्दोनोश महंगी होती हैं, उसका इफेक्ट जो है डायरेक्ट इफेक्ट उन पे होता है, क्योंकि बच्चों की भी कफालत वही करती है। जी हाँ। नवीन भाई, मैं एक सवाल आपके सामने मिफ्ता साहब रख देता हूँ, फिर मैं ऑडियंस की तरफ जाता हूँ। गुर्बत की शरह वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 44.7%, बेरोज़गारी की शरह मुसलसल बढ़ रही है, और बेरोज़गारी के साथ साथ यानी हालात जो है वो लोगों के लिए रोज़ाना, आपने 14 सल्फ की बात की, तो ये गुर्बत की शरह में कमी के इम्कानात आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि मैं बार बार उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने गुर्बत की शरह को 12% पर लेकर जाना है, जो कि 44.7% है। देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक अपना लिमिट है या लाइन है जिसके नीचे 44% पाकिस्तानी हैं,
और उसमें भी बुरी बात यह है कि पाकिस्तानियों की तादाद और परसेंटेज बढ़ रही है, तादाद भी बढ़ रही है और परसेंटेज भी बढ़ रही है। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान की एक लाइन है जो कहते हैं कि जिस आदमी के पास या जिस शख्स के पास 8,500 रुपये के वसाइल माना ना हों उसको हम गरीब गिनते हैं। सिर्फ 8,500 रुपये, उसके तनासब से भी पाकिस्तान में 29.7% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जिनके पास फ़ीकस 8,500 रुपये के भी वसाइल नहीं होते। बजट डिबेट जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बजट डिबेट में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक और बात मुफ्ता साहब बता दीजिएगा कि अगर बजट पास हो जाता है और उसके बाद 28वीं तरमीम आ जाती है और फ़र्ज़ कीजिए कि उस 28वीं तरमीम में NFC में कोई रद्दबदल हो जाता है, तो उसका बजट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? इस साल का जब बजट पास हो जाएगा तो ये साल तो हो गया ना, मतलब ये कि 26-27 का जो माली साल है फिस्कल ईयर, उसका तो आपने बजट पास कर देंगे। 5 जून को बजट आएगा, 20 जून को पास हो जाएगा। ज़ाहिर है बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत गिर जाएगी, तो बजट तो पास हो ही जाएगा। तो जो भी अमेंडमेंट उसके बाद आएगा वो उसके अगले साल से ही लागू होगा, इस साल से लागू नहीं होगा। ठीक है। एक बात हम हुकूमत से बार बार सुनते हैं सादिया साहिबा कि पीपल्स पार्टी के साथ बात हो रही है, NFC अवार्ड के हवाले से, 18वीं तरमीम तब्दीली के हवाले से इस पर बातचीत हो रही है। यानी उनके कहने से ये अंदाज़ा होता है कि शायद पीपल्स पार्टी ने इस पर नोट किया है या वो अपना कॉन्सेंट दिया है कि हाँ वफाकी मजबूरियाँ हैं, उनके मसाइल हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनके पास कुछ बचता नहीं है, ना डिफेंस के लिए बचता है, ना कर्जे उतारने के लिए बचता है, ना कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए बचता है। क्या इस बात का इम्कान है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे इस मामले पर वफाक की? मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में काफ़ी अरसे पहले जब नून लीग के साहब दावा कर रहे थे कि जी सब कुछ तय पा गया है और अप्रैल में अमेंडमेंट हो जाएगी, तो मैंने आपके ही प्रोग्राम में इस बात को क्लैरिफाई किया था कि ये गलत बोल रहे हैं। आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि हुकूमत की तरफ से 28वीं तरमीम का कोई ड्राफ्ट, कोई प्रॉपर ड्राफ्ट जिसको कहना चाहिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिसीव नहीं हुआ। NFC में कॉन्स्टिट्यूशनली तब्दीली लाई जा सकती है जिसमें सूबों का बढ़ाया जा सकता है शेयर, घटाया नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी बात ये कि NFC हर 5 साल में होना था जी। NFC हर 5 साल में होना था, 11 साल हो गए। 2010 में हुआ था। हाँ, 16 साल हो गए कि हम NFC को रिवाइज करने ही नहीं पाए, उस पर बात करने ही नहीं पाए। तो मैं आपके इस बात को दोबारा, जो नून लीग की तरफ से आपको आवाज़ें आती हैं कि 28वीं तरमीम पे हमारे पास कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं है। टीवी चैनल्स के लिए तो देखिए खबर बना। मैं 2 बातें इसमें जल्दी से कर दूं। एक तो ये कि वो ये बात दुरुस्त है बैन की कि राना साना साहब ने कहा था कि 25 साल की सोच रहे हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, मुस्लिम लीग वालों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम 25 कर लो, 50 कर लो, 75 कर लो, जो रिजल्ट तुम चाह रहे हो वो नहीं आएगा, वोट नहीं पड़ने वाला। तो एक तो दूसरी बात मैं गुजारिश ये करूँ कि ये बैन कह रही है कि पीपल्स पार्टी वालों को ड्राफ्ट नहीं मिला है, उस पर शायद ये है कि हुकूमत वालों को भी ड्राफ्ट नहीं मिला है। चलिए आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं और फिर हम इस डिबेट को समेटते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम किसी भी चीज़ का बिज़नेस में बजट बनाते हैं तो हमारे पास एक विज़न होता है, हमारे पास एक रोड मैप होता है जिसकी बेस पे हम एक बजट बनाते हैं जी। सर हमारे मुल्क का हमें एक रोड मैप चाहिए, हमें एक विज़न चाहिए जिस बेस पे हम अपने बजट्स को और अपने आप को आगे लेके चलें। जो भी कामयाब कंट्रीज़ हैं, विजन है ना, विजन 2030 भी है, विजन 2050 भी है, विजन 2030 भी है। सर हमारा विजन, हम तो बाइनरी विजन पे चल रहे हैं, 01 01 01। एक हुकूमत आती है वो अपना विजन लेकर आती है, दूसरी आती है वो दूसरा विजन लेकर आती है। तो हमारा ये रोड मैप और हमारा विजन कब सेट होगा और हम किस बेसिस पे अपना बजट बनाते हैं कि इस साल बनाएंगे ये मुश्किल होगा, आसान होगा, अगले साल बनाएंगे वो क्या होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमारा आखिर विजन कब बनेगा कि हम जा किस डायरेक्शन पे रहें और हमारा टारगेट क्या है और हमारा रोड मैप क्या है। अच्छा सवाल है। हुकूमत तब्दील होती है, विजन तब्दील हो जाता है। एक मिनट, ये मैं सवाल बेहतरीन है आपका, लेकिन गुजारिश ये है कि हर 5 साल बाद जब इंतखाबात होते हैं तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है जो उसका विजन है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की आवाम कहती है कि मुझे ये विजन से ज़्यादा ये विजन पसंद है या ये विजन से ज़्यादा ये विजन पसंद है। लेकिन उसके बाद फिर हम बोलते हैं अच्छा जो तुमने कह दिया वो कह दिया, लेकिन हमारा दिल इस तरह नहीं है, इस तरह है, या हमारा फ़ैसला इस तरह है।
तो विज़न जो आप पास करते हैं और जो हुकूमत के पास आता है वो मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन ये हर सियासी पार्टी कम्पीट तो करेगी ना अपने विजन से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन हो और विजन चेंज हो जाए। जी सवाल। एक पार्ट तो हमारा विजन का जो है उसमें बहुत मुस्तकिल मिजाजी है, उसमें नहीं आप कंप्लेन कर सकते कि क्लैरिटी नहीं है। हमारे बिल्कुल वाज़ेह है हमारे जहन के अंदर 75 साल के कि पाकिस्तान के अवाम को हम फैसले नहीं करने देंगे और जब भी वो फैसले करेंगे हम उनको मंजूर नहीं करेंगे। इस बात में तो कोई इत्तेफाक नहीं है, इसमें सबका इत्तेफाक है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनिका अरशद और मैं बैचलर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ। अभी जैसे डिस्कशन चल रहा था सिंध के बारे में, सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सिंध जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला सिटी है, तो उसी में एक उसका एक छोटा सा शहर आता है कराची, तो वो टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आ रहा? कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो वो अप्लाई हुआ नज़र क्यों नहीं आता? जैसे उसके अकॉर्डिंग अगर बाकी सिटीज़ में देखा जाए, इस्लामाबाद हो गया, उनके मेट्रो स्टेशन देखे जाएं, हमारा ये वर्क अभी भी यहाँ पेंडिंग है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? जी असद उमर साहब और फिर साजिद साहब। इसका रीज़न तो बहुत क्लियर है कि जो पार्टी सिंध को पिछले 50 साल 55 साल से रूल कर रही है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कराची में। कभी कराची उनके लिए वोट नहीं डालता, वो सिंध की हुकूमत बनाते नहीं है कराची के वोट से, और इसलिए वो कराची में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इसके लिए ये है कि इसका हल क्या है। देखिए, ये इस वक्त पाकिस्तान के आइन को मस्क करके रख दिया गया, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, तो एक तरमीम जो है ना वो एक अवाम के लिए करते हैं, खुदा का वास्ता। और वो तरमीम आइन की जो आपको ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट की, वो ये है कि जिस तरीके से आइन के अंदर बड़ा वाज़े तरीके से लिखा हुआ है वफाक के क्या इख्तियारात हैं, सूबे के क्या इख्तियारात हैं। वफाक कौन सा टैक्स लगा सकता है, सूबा कौन सा टैक्स लगा सकता है। वफाक जो टैक्स इकट्ठे करेगा वो फेडरल डिविजिबल पूल, वो किस फार्मूला की बुनियाद के ऊपर सूबों के अंदर तकसीम होगा, ये सब आइन में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आइन में ये लिखा हुआ है वाज़े तरीके से कि कितने साल की पार्लियामेंट्री टर्म होगी, वो पार्लियामेंट्री टर्म अगर वक्त मुकम्मल करेगी तो कितने दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, जल्दी ख़त्म होगी तो कितने दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, परमानेंस है। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें आइनी तरमीम के ज़रिए मुकामी हुकूमत के निज़ाम के लिए, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए करना ज़रूरी है। कराची के लोग, उनको पता होना चाहिए, सिर्फ कराची के नहीं, पाकिस्तान के हर शहर के लोग, हर ज़िले के लोग, बल्कि बशमूल कराची के, उनके पास आइन की तरफ से ये गारंटी होनी चाहिए कौन सा टैक्स जो है वो ज़िलाई हुकूमत लगाएगी, कराची वाले खुद कौन सा टैक्स इकट्ठा करेंगे, जो फेडरल डिविजिबल पूल में पैसा इकट्ठा होगा उसमें से कितना वफाक रखेगी, कितना सूबा रखेगा और कितना ज़िलाई हुकूमत के पास आएगा, और वो क्या फॉर्मूला होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पैसा तकसीम किया जाएगा। किसी वजीर आला की मरहून मिन्नत नहीं होगा, किसी सियासी जमात की मरहून मिन्नत नहीं होगा। ये वाहिद हल है कराची का। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो हम यहाँ बैठे, हम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे होंगे? हम यहाँ पर बैठे हुए यूनिवर्सिटी रोड खुलने का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, एक तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से इकट्ठा होता है लेकिन नज़र नहीं आता कराची में। बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा टैक्स, क्योंकि पोर्ट सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टैक्स ये सूबा या ये शहर देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शहर में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हाँ, देर है किसी चीज़ में। 2-3 मरतबा यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र हो गया, ये यूनिवर्सिटी रोड का क्या किस्सा है? मैंने यूनिवर्सिटी रोड का आपके पहले वाले इनके सवाल के जवाब में उसको काफ़ी क्लियर किया था। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में अगर लोकल गवर्नमेंट, पावरफुल लोकल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनली कवर्ड है वो सिंध में है। बाकी पंजाब में तो 15 साल से इंतखाबात ही नहीं हुए। KPK में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो सबके सामने है। बलूचिस्तान को क्योंकि हम तो पाकिस्तान से बाहर समझते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ भी मौजूद है। लेकिन कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाहते हैं तो ये भी हुकूमत में आए थे तो दे देते,
ये भी 3.5 साल फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, दे देते। बहुत सारी तरमीम इनके टाइम पे भी तो हुई थी। नहीं, कोई आईनी तरमीम आईनी तरमीम नहीं हुई थी। एक भी आईनी तरमीम हमारे वक्त में नहीं हुई थी। नंबर नहीं था आपके पास। हाँ। अच्छा जी देखें, एक्चुअली असद भाई की बात पे सिर्फ इतनी सी आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप पंजाब को देखें ना एज अ सूबा, तो उस पर 12-13 करोड़ लोग रहते हैं। अगर पंजाब एक मुल्क होता तो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होता। आपके पास एक ब्यूरोक्रेट लाहौर में बैठा हुआ है जो अटक से लेकर रहीम यार खान तक सारी स्कूलें चला रहा है, लाखों स्कूलें। ये मुमकिन नहीं है कि ये सही तरीके से कर सके। आपको ये नहीं पता कि किधर हार्वेस्ट कब होता है, कब कटाई हो रही होती है, कब बीज बोने होते हैं, कब छुट्टियाँ लोकल स्कूलों की होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए। कोई सेंस नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट्स ना हों। और ये कराची का भी तो फ़ायदा होगा, लेकिन इधर दादू का भी फ़ायदा होगा, चारसद्दा का भी फ़ायदा होगा, और सब जगहों का फ़ायदा होगा। अब ये ऑब्वियसली कि सिंध हुकूमत कराची से वोट नहीं लेती है तो कराची में पैसा खर्च नहीं करती, नज़र आ जाता है। जो भी मेरी बहन का है, मतलब हम कराची में रहते हैं तो हमको पता है कि कराची में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना रास्ते में कूड़ा है। यूनिवर्सिटी रोड मेरे घर के बहुत करीब है और 5 साल से एक रोड बन रहा है जो कि 3-4 महीने में बन जाना चाहिए। तो अब ये 5वां साल हो गया है। सो मतलब दिस इज़ वाई वी विल टॉक अबाउट दिस इज़ वाई इट्स अ मीम। किसी ने सवाल पूछा था कि पहले ये अपना हरमूज खुलेगी यूनिवर्सिटी रोड, तो 9% लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड में ये सोच रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं, कराची में तो नहीं रहते होंगे। तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपनी बजट डिबेट के दूसरे हिस्से में। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।